नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है लक्सर का दौरा और ऐसे में गंधासपुर और महाराज का भी दौरा मुख्यमंत्री ने किया है। बाढ़ प्रभावितों से सीएम धामी ने की है बात। श्री सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। साथ ही आपको बता दें कि सड़क निर्माण की भी स्वीकृति मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। इतना ही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर का दौरा किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा, ऐसे में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर सड़क निर्माण के लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। और ऐसे में देखिए, ट्रैक्टर पर सवार होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। हर सहायता की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि हर किसी को पूरी सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अधिकारियों को भी यहाँ पर निर्देश देते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। ग्राम गंगासपुर में काफी जल भराव हो गया था और यहाँ मुझे बताया गया कि काफी परेशानी लोगों को हो रही है। यहाँ पर काफी जल भराव भी हुआ है। लोगों को अन्य जो अपने कामकाज करने के लिए भी आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ भी आपदा की स्थिति है वहाँ पर हमारा प्रयास है कि हमारे जनप्रतिनिधि पहुँचे, मैं भी स्वयं पहुँचूँ, हमारा शासन प्रशासन सभी पहुँचकर ऐसी स्थिति में हम सभी जो भी आपदा से प्रभावित हो रहे हैं, जलमग्न जहाँ भी क्षेत्र हो रहा है या भूस्खलन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हरिद्वार के इलाकों का भी दौरा करने ट्रैक्टर से पहुंचे। उन्होंने वहां पर जाकर हालात देखे और साथ ही सीधे लोगों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित परिवारों को भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनकी हर तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। उधर मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉल रोड पर नाम बदलकर आंदोलनकारी मॉल रोड उसे रखने का ऐलान किया है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों को भी यहां पर सम्मानित किया है। सीएम ने कहा कि सरकार उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगी और राज्य को मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाएगी। उन्होंने आंदोलन के नेता इंद्रमणि बड़ोनी की भी जन्म शताब्दी बड़े पैमाने पर मनाने की घोषणा की है। मसूरी के बेघर परिवारों को जल्द घर मिलेगा और पटरी व्यापारियों के लिए भी सुरक्षित वेंडर जोन भी बनाए जाएंगे। उसके पश्चात हमारे सही मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, इस दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक हमारा जो स्वप्न था वो पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि जो उनकी अपेक्षाएं थी कि एक अच्छा उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड और ऐसा उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य के रूप में जिसकी गिनती हो, आदर्श राज्य के रूप में गिनती हो, उसके निर्माण के लिए हम विकल्प रहित जो हमारा संकल्प है, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मसूरी गोलीकांड की 31 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है, लेकिन जैसे ही वो रवाना हुए, उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और आरोप लगाया कि शहीद स्थल अब सिर्फ वीआईपी नेताओं के लिए रह गया है। असली आंदोलनकारियों को अंदर नहीं जाने दिया गया है। यूकेडी ने भी ये कहा है कि जिनके आदेश पर गोली चली, उन्हें पद्म भूषण देना शहीदों का अपमान है।
राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 से ज़्यादा शहादत दी है। उसके बाद राज्य की जो राजनीति है उससे उत्तराखंड क्रांति दल बाहर हो गया। आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को रोक दिया जाता है। क्या ये शहीद स्थल भी हमारा नहीं रहा? एक तरफ तो भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार उत्तराखंड के शहीदों पर गोली चलाने वाले, बलात्कार करने वाले, और दूसरी ओर धामी जी शहीदों के यहाँ बीच में ढोंग करते हैं। यहाँ पर आकर अगर ये शहीदों का सम्मान करते हैं तो अभी भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जिन्होंने कत्ल किए वो लोग जिंदा हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये एक तरफा, ये दो तरफा, ये दो धारी तलवार कहाँ चला रहे हैं? बीजेपी सरकार आने के बाद इस मंच को व्यावसायिक बना दिया है और उसने अपनी सरकार का एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बना दिया है। ये दुखद है। ये हमारे शहीद हैं और इनका भगवान का रूप ले लिया है। यहाँ पर दर्शन के लिए आम लोग सभी को एक समान देखना चाहिए। अभी देखने में आया है कि हमारे युवा के जो कुछ लोग थे उनको गांधी चौक में पीछे रोक दिया गया है। बहुत ही दुखद है। इसको यहाँ पर VIP करण नहीं करना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ये कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार की तानाशाही है और इनकी अपनी रूल हुकूमत चल रही है। इसलिए हमारा यही नारा है कि धामी तेरी ये जागीर नहीं है, ये शहीद स्थल हमारा है। 2 सितंबर का दिन पूरे उत्तराखंड में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राज्य उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में यहाँ पर जो है गोली कांड हुआ था, जिसमें हमारी मातृशक्ति की भी यहाँ पे जाने गई थी। आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी हम लोग जो आंदोलन हमने करा है उनको यहाँ पर जो है शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाता है। क्या ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोक दिया जाए? ये जो मंच पर बैठे हुए ये राज्य विरोधी लोग हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे बनाने का समझौता किया है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे बनेंगे। इसमें यात्रा अब इस वजह से आसान होगी और साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में रोपवे परियोजना का समझौता, साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की अगर बात करें तो रोपवे बनाने का फैसला भी लिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर कुछ दिनों से बीजेपी के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया पर और साथ ही बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक हो या फिर दायित्व अधिकारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। अभी एक शुरुआत किया, अपने अरविंद पांडे जी आए थे, बिसंदा से मेरी कल ही बात हुई है। बाकी इस प्रकार का विषय कैसे निकल के हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे आह्वान करेंगे, सबसे मैंने कहा भी है, कोई बात होती है वो सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर बोले, इधर उधर बयानबाजी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में जल्द ही संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव हो सकता है। पार्टी ने संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सभी जिलों में नए जिला अध्यक्षों की अब तलाश की जा रही है। देहरादून प्रभारी BM संदीप ने बताया है कि 10 सितंबर तक सभी ब्लॉकों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। 14 सितंबर तक जिला अध्यक्ष बनने के इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद AICC दिल्ली से नए अध्यक्षों की घोषणा होगी। संगठन को मजबूत करना पार्टी की मुख्य प्राथमिकता बताई गई है। हमारा परवादून और पचवादून जिले में शुरू हुआ है और आज से मैं हर एक ब्लॉक में दौरा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से, लीडर से, सब लोगों को मिलकर ये 2 जिले में कैसा जिलाध्यक्ष चाहिए, कैसा जिलाध्यक्ष सबको साथ लेकर कांग्रेस आइडियोलॉजी को लेकर कैसा इस बीजेपी का अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस को विरोध कर लोगों के लिए लड़ाई लड़कर काम कर सकते हैं। एक सक्षम जिलाध्यक्ष चुनने के लिए ये प्रक्रिया में हम लोग 2 जिले में आज से शुरू कर रहे हैं। ये 10 तारीख तक मैं 2 जिले में दौरा कर रहा हूँ। उसका बाद 14 तारीख को कौन कौन इच्छुक थे वो लोग एप्लीकेशन
फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फिलअप कर कर दे सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी सिंपथाइजर को भी मिलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का वोटर्स को भी मिलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मदद करने वाला सिविल सोसाइटी लोगों को भी मिलना चाहता हूँ। मैं हर एक वर्ग लोगों के साथ मिलकर इस कांग्रेस पार्टी को इधर जिले में मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एंड पूरा कमिटी मजबूत करने के लिए इधर क्या करने के लिए ये तैयारी में मैं 2 जिला में 10 तारीख तक दौरा कर रहा हूँ। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड मानसून की बारिश की वजह से भारी तबाही झेल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हिमाचल की तरह उत्तराखंड को भी आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि वो श्रम मंत्री थे तब गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन 10 किश्तों में दी गई थी, लेकिन गरीबों के फ्लैट बनने के बजाय यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं। हरक सिंह रावत ने इस मामले को 400-500 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला बताया है। साथ ही वह ये भी कहा है कि गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इस दौरान परिवर्तन को लेकर पोस्ट शेयर करने वाले 3 सोशल मीडिया पेज संचालकों पर दून पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता मंत्री हरक सिंह रावत पुलिस और सरकार पर भड़के हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि चेनी मामले में जिस लड़की को देखा तक नहीं था उसका रेप करने का आरोप मुझ पर लगाया। हरक ने कहा कि उस समय विधायक विजया बर्थवाल और आशा नोटियाल ने प्रलोभन देकर उनसे सिग्नेचर करवाए थे और साथ ही मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया था। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि छोटी छोटी बातों पर मुकदमा दर्ज कराना इस दौरान लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जब मेरा रिजाइन हो गया था मैंने खुद सीबीआई की जांच की मांग करी, खुद डीएनए टेस्ट की मांग करी। मेरा भाषण विधानसभा में सुन लो आप। मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं था, छूना तो अलग है। जिस लड़की का रेप का आरोप, बच्चे का बाप होने का आरोप मेरे पे लगा, मैंने उस लड़की को देखा नहीं था, लेकिन मैंने नैतिकता के आधार पर मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था। मैंने विधानसभा के अंदर भाषण देते हुए, रिजाइन करते हुए कहा कि व्यक्ति को ईमानदार होना नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना भी चाहिए। आज मेरे चरित्र पे उंगली उठी है, इसलिए मैं डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा हूँ, सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। विधानसभा के अंदर तब तक कदम नहीं रखूंगा, सार्वजनिक कार्यक्रम में तब तक भाग नहीं लूंगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता।